सो द फिफ्थ यूनिट इज असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा, यहाँ पर है फिफ्थ यूनिट में कैसे हम इंटेलिजेंस को असेस करें। पहले आपने इंटेलिजेंस का नेचर समझा, फिर आपने उसकी बहुत सारी मल्टीपल अप्रोचेस को समझा कि किस थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग, किस साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस उनका अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है वो हमने समझा। ठीक है, अब असेसमेंट कैसे होता है इंटेलिजेंस का। अब आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में भी इवन इंटेलिजेंस का एक टेस्ट है, तो क्योंकि साइकोलॉजी पूरा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे ही बेस्ड है, तो ऐसे ही आप इंटेलिजेंस के भी बहुत सारे टेस्ट इन फ्यूचर देखने वाले हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में उन लोगों को प्लीज़ फोर्स करना जहाँ पे भी, जब भी आप लोगों का प्रैक्टिकल हो, कि सर या मैम जो भी है वहाँ पे एकेडमिक काउंसलर, कि जो भी हमारे टेस्ट है, फॉर एग्जांपल भाटिया बैटरी है या जो भी टेस्ट वो सिखा रहे हैं, तो उनसे बोलना कि मुझे सिखाओ ये टेस्ट, रादर देन कि बस हम कहीं से कॉपी करें और बस हो जाए हमारा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो टेस्टिंग ज़रूर, अगर वो नहीं भी सिखा रहे हैं, अगर आप लोग ये भी बात ध्यान में रखना मेरे, आप भले ही अभी करो, सेकेंड ईयर में करो या थर्ड ईयर में करो, पर कोई भी साइकोलॉजी का क्लिनिक है अगर आपके आसपास, आपके एरिया में या कहीं पर भी हो, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन करो, उनसे बोलो कि आप प्लीज़ हमें टेस्टिंग सिखा दें, या कहीं ना कहीं आप सर्च करो अपने एरिया में कि कहाँ पे क्लिनिक है और कहाँ पे इंटर्नशिप्स वो प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे वर्कशॉप्स भी होंगी, फिर आपको टेस्टिंग भी सिखाई जाएंगी। ऑनलाइन में आप सीखोगे तो ऑनलाइन में वो इतना मज़ा नहीं आएगा, जब तक आप वो सामने से खुद से वो टूल्स इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना, तब तक वो फील नहीं आता है। तो ऑफलाइन आप प्लीज़ देखना, ज्वाइन करना उसको और सारी टेस्टिंग सीखना, सारे जितने भी टेस्ट हैं साइकोलॉजी में। ओके, सो बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस के टेस्ट की बात होगी कि कैसे हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आ सकता है, डिफरेंशिएट इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। ठीक है, और हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की, कहाँ से शुरुआत हुई थी असेसमेंट की इंटेलिजेंस की। ठीक है, देन नॉन वर्बल और वर्बल टेस्ट क्या होते हैं, देन कल्चर फेयर टेस्ट, और इश्यूज़ क्या क्या आ जाते हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग में। तो ये पूरा हमारा, और हम ऑफ कोर्स इंडिविजुअल टेस्ट कौन कौन से हैं जो हम इंडिविजुअली परफॉर्म करा के ले सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप में, जब हम ग्रुप में टेस्ट ले सकते हैं तो वो ग्रुप टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन तो दे लिया। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसको पढ़ने से। सबसे पहला तो हम हिस्ट्री देखेंगे कि कहाँ से इंटेलिजेंस टेस्टिंग की शुरुआत हुई। फिर हम देखेंगे क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक आप इन फ्यूचर अगर आप इस फील्ड में आगे जाओगे तो आप लोगों का भी एम, आपका भी यही होगा कि हम भी कोई टेस्ट बनाएं, हम भी किसी चीज़ को मेजर करें। ठीक है ना, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, किस तरीके का एक अच्छा टेस्ट होना चाहिए, वो आप इस यूनिट में सीखने वाले हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आप इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट को समझोगे और उनको डिफ्रेंशिएट करना सीखोगे। एंड देन क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, वर्बल मतलब अभी बताऊंगी मैं सारी चीज़ें। ठीक है, और बाद में रेलेवेंस क्या है कल्चर फेयर टेस्ट की, कल्चर फेयर। अब कल्चर फेयर में लैंग्वेज का लैंग्वेज का पार्ट हम एक्सक्लूड कर देते हैं कि लैंग्वेज, क्योंकि एक बैरियर आ जाता है ना, कि आप लैंग्वेज की वजह से लोग इंटेलिजेंट तो हैं बट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज वो टेस्ट नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो वो कल्चर फेयर टेस्ट उनको डिज़ाइन किया गया था फिर बाद में, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे इस यूनिट में। तो सबसे पहला जो है टॉपिक वो है कि हिस्ट्री ऑफ असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। So, if we look back to the history of contemporary testing of intelligence, we know that it started in 19th century. तो ये आप लोग अपने माइंड में रखना कि 19th century में इसकी शुरुआत जो है वो हो गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे फिर इंटरेस्ट एक राइज हुआ था कि कैसे हम जो मेंटली रिटार्डेड जो लोग हैं, जिनका जिनको इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल हैं, तो उनका हम कैसे उनकी देखभाल कर सकें, हम उनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकें। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 1838 में, ठीक है, ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है, फ्रेंच फिजिशियन स्क्योरल पॉइंटेड आउट दैट there are different categories of mental retardation varying along a continuum from normality to low grade idiocy। अब जो कि यूज नहीं होता है ये low grade idiocy। ठीक है, mentally retarded हम उसको कहते हैं।
तो जैसे कि एक कॉन्टिनम है, ठीक है, एक कॉन्टिनम पे कोई एवरेज है, फिर कोई बहुत एक्सट्रीम स्कोर, मतलब बहुत कोई अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर करे, बहुत जीनियस है, इंटेलिजेंट है, ये अभी तक हम समझे हैं ना, ये तब हमने ऑलरेडी 103 में पढ़ा है। और देन अगर कोई इस तरफ स्कोर कर रहा है तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसके अंदर है, या वो मेंटली रिटार्डेड है, जिसका IQ का स्कोर बहुत बिलो एवरेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें। He attempted to classify the different degrees of retardation on the basis of individuals' linguistic abilities, as he believed that individual use of language is the most dependable measure of his or her intelligence. अब according to Squirrel वो यही कहते थे कि आप जैसे समझो रिटार्डेशन की भी डिग्रीज है, कोई बहुत ज़्यादा रिटार्डेड है, कोई थोड़ा कम है, फिर कोई थोड़ा बहुत ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हो आप लोग। और फिर वो मेजर किस बेस पे करते थे कि लिंग्विस्टिक एबिलिटी, लैंग्वेज को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो आता था आपका लिंग्विस्टिक एबिलिटी के बेसिस पे, क्योंकि उनका मानना था कि लैंग्वेज जो है बेस्ट एक सोर्स है जिससे हम किसी की भी इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्क्योरल ने कहा था, ठीक है। देन फिर एक और सेगवन, एक सेगन फॉर्म बोर्ड, इनका काफ़ी टेस्ट भी है साइकोलॉजी की फील्ड में। तो ये भी एक फ्रेंच फिजिशियन थे, तो इन्होंने क्या करा, 1837 में ही इस्टेब्लिश द फर्स्ट स्कूल फॉर द एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप लोग याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं लिख लेना आप लोग। तो इन्होंने सबसे पहला एक स्कूल शुरुआत करी थी फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। सो ही वॉज एम्प्लॉइंग द फिजियोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रेनिंग, जैसे कि सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन की एक्सरसाइजेस कराना, एज वेल एज मोटर कंट्रोल कराना। अब आप लोग इतना पढ़ चुके हो, ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। सम प्रोसीजर्स डेवलप्ड बाय सेगुइन वर इवेंचुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू परफॉर्मेंस एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। जस्ट अ सेकेंड गाइज, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट। या गाइस, सो कहाँ थी मैं, सेंगुइन। तो अब इनके जो टेस्ट थे फिर फाइनली अलग अलग चीज़ों में आए। फिर उन्होंने परफॉर्मेंस, जैसे अभी ऊपर आपने बात करी ना स्कोरल की, तो वो लिंग्विस्टिक वर्बल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, बट सेगुइन जो थे वो किस बात पे फोकस कर रहे थे कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और परफॉर्मेंस या नॉन वर्बल टेस्ट के बेसिस पे, जहाँ पे लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी के लिए जैसे अभी मैंने बताया था ना, उनका काफ़ी पॉपुलर एक टेस्ट है सेगुइन फॉर्म बोर्ड टेस्ट, जो कि आज भी हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जैसे डिफरेंट शेप्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली, उन्हीं शेप्स के अकॉर्डिंगली हम उन ब्लॉक्स को जो परफेक्ट जो ब्लॉक है उसको हम इंसर्ट करते हैं। लेट मी शो यू गाइस कैसा होता है ये सेगुइन फॉर्म बोर्ड टेस्ट। यही खेलो चुपचाप से, हम आइसक्रीम लेके आते हैं। हाँ मम्मा जल्दी आना मम्मा। सो लुक एट दिस गाइज, ये होता है सेगुइन फॉर्म बोर्ड टेस्ट। ये आप लोगों ने देखा, जैसे अब मैं सब क्या करूँगी, मैं एक टेस्टर हूँ, ठीक है, तो मैं टेस्ट ले रही हूँ ये, तो मैं ये सारे ब्लॉक्स रख दूंगी अलग, और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी। ये ऑफ कोर्स ये छोटे बच्चों वाला टेस्ट लग रहा है, बट इससे इंटेलिजेंस मतलब देख लेते थे ना, मेंटली रिटार्डेड होगा तो वो ये काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो यही तो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर सही ब्लॉक में सही बॉक्स फिट कर दिया, सॉरी सही बॉक्स में सही ब्लॉक फिट कर दिया, तो सही है इंसान, समझ रहे हो आप लोग। तो ये उनका काफ़ी फेमस टेस्ट है जो कि आज भी यूज़ होता है, ठीक है। दिस टेस्ट इज़ यूज्ड इवन टुडे, ठीक है ना। सो फिर अगेन फ्रांसिस गैल्टन, ये काफ़ी फेमस नेम है साइकोलॉजी में, इवन इंटेलिजेंस टेस्टिंग में। तो फ्रांसिस गैल्टन बिलीव दैट इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परसीव द डिफरेंस अमंग स्टिमुलाई इज एसोसिएटेड विद जजमेंट एंड इंटेलिजेंस। कैसे हम
दो चीज़ों के बीच में, दो इंफॉर्मेशन के बीच में, दो स्टिमुलाई के बीच में कैसे हम डिफरेंसेस देख पा रहे हैं, वो आपका इंटेलिजेंस के अंदर आएगा। तो इनके बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है। सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन को ही ये टेस्ट कर रहे थे, जिसमें आपका गैल्टन बार आता है, Galton whistle and weights of for measuring kinesthetic discrimination. He believed that these tests could be used for measuring intelligence. तो आप लोग देख रहे हो यहाँ से कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस को मेजर करने की कोशिश करी है। किसी ने वर्बल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया है, किसी ने परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस किया है, किसी ने नॉन वर्बल पे ज़्यादा फोकस किया है। तो ये सब कुछ हुआ, ठीक है। अब सबसे पहला जो स्केल बना, ठीक है, इंटेलिजेंस को असेस करने का, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला स्केल, इवन अभी भी जैसे मैं बताऊँ अगेन आप लोगों को, ये नेट JRF तक में आता है कि सबसे पहला जो स्केल बना था वो कौन सा था, ठीक है। तो बिनेट सैमन स्केल बना था सबसे पहले। तो ये दो अलग अलग लोग हैं, अल्फ्रेड बिनेट और साइमन का पूरा नाम क्या था, साइमन का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, क्या नाम था इनका पूरा नाम, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सर्च इट। इनका नाम मुझे भी पता चल जाएगा फिर। अल्फ्रेड बिनेट तो इज़ वेरी फेमस। क्या हो गया ये, हेब्रियो साइमन, यही है ना शायद। इंटेलिजेंस टेस्ट, थियोडोर साइमन, या राइट, हाँ थियोडोर साइमन, मैं गलत बोल रही थी। सो थियोडोर साइमन और अल्फ्रेड बिनेट, ठीक है। तो इनका ये स्केल है, इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो एक्चुअली में इसकी हिस्ट्री समझो आप लोग, कैसे क्या है इसकी हिस्ट्री थी। एक्चुअली में अल्फ्रेड बिनेट को फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था कि आप आओ और आप ऐसा कोई स्केल डिज़ाइन करो जिससे हम बच्चों की इंटेलिजेंस को टेस्ट कर पाएँ। जो स्पेशली ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि हाँ इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इनकी इंटेलिजेंस में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो कमी है, समझ रहे हो आप लोग। तो अब उसको टेस्ट करने के लिए आप ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते ना किसी को कि आप आओ और आप मेंटली रिटार्डेड हो या आपकी इंटेलिजेंस कम है लोगों से, है ना, नॉर्मल इंटेलिजेंस से कम आपकी इंटेलिजेंस है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप तभी बोल सकते हो जब आपने उसको प्रॉपरली असेस किया है, आपने उसको किसी स्केल पे मेजर किया है, ठीक है। तो इनसे बोला था फ्रेंच गवर्नमेंट ने कि आप आइए और प्लीज़ एक ऐसा टेस्ट बनाइए या ऐसा स्केल डिज़ाइन करिए जिसके बेसिस पे हम इंटेलिजेंस को टेस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इन्हीं ने फिर शुरुआत करी थी, इनका ही सबसे पहला स्केल था द फर्स्ट इंटेलिजेंस स्केल। ये 1904 में, इवन ये भी पूछा जाता है ईयर भी, तो 1904 में इनका ये टेस्ट आया था, ठीक है। So with this objective, in 1905, Binet with the help of Theodore Simon, अच्छा ये लिखा तो हुआ है, developed the first intelligence test, which is popularly known as the first Binet-Simon scale. ये अब इसमें था क्या क्या देख लेते हैं। इसमें एक्चुअली द स्केल कंसिस्टेड ऑफ 30 प्रॉब्लम्स मेजरिंग द वैरायटी ऑफ फंक्शंस। 30 प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जजमेंट, फिर आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते थे, जजमेंट आप जज कर रहे हो चीज़ों को, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, रीजन आउट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। सो बिनेट बिलीव दैट दीज फंक्शंस आर द असेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। कौन से 3 फंक्शंस आपके, जजमेंट करना, है ना, जब भी कोई नॉर्मल एवरेज इंटेलिजेंट पर्सन होगा तो वो चीज़ों को सही तरीके से जज कर पाएगा, कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा, रीजन आउट कर पाएगा, ठीक है। द आइटम्स वर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, पहले थोड़ा कम डिफिकल्ट, फिर और थोड़ा और इस तरीके से, ठीक है। किस पे एडमिनिस्टर किया गया, 50 नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ 3 to 11 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ये भी मेंशन है। ये सब हम जब भी कोई स्केल डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि ये किस एज ग्रुप के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के क्वेश्चंस जो हैं, 10 साल के जो आपके जो भी है आपके अंदर आपने जो क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं वो आप पूछो किसी 30 या 35 साल के इंडिविजुअल से, तो वो तो पूरा फुल स्कोर करेगा ना, क्योंकि उसके लिए तो बच्चों वाली चीज़ है।
तो वो सारी चीज़ें भी हमको मेंशन करनी पड़ती हैं, ये नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। So some mentally retarded children and some adults in order to determine the difficulty level of the items. अच्छा, एक यहाँ पे ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये भी थोड़ा हायर ऑर्डर जा रहा है क्योंकि बेस बताना ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में एक्चुअली में आप जब नॉर्म्स डिसाइड करते हो कि किस एज ग्रुप के लिए कौन सा लेवल, कौन सा डिफ़िकल्टी लेवल सही रहेगा, तो उन्होंने पहले इस तरीके से 50 नॉर्मल चिल्ड्रन पे ये ऐसे एडमिनिस्टर किया था। फिर उसके बाद नॉर्म्स बने होंगे कि ये 3 साल वालों के लिए ये वाले क्वेश्चंस हैं, फिर 5 साल वालों के लिए ये वाले क्वेश्चंस हैं, फिर 10 साल वालों के लिए ये वाले क्वेश्चंस हैं। डिफ़िकल्टी लेवल चेक होता है यहाँ से, ठीक है। So in this scale no precise method to calculate the score was available. अभी तक का कोई भी ऐसा कोई प्रॉपर मैनुअल नहीं आया था, प्रॉपर कैसे हम उसको टेस्ट करें वो सब नहीं आया था। फिर रिवाइज हुआ, ये जो टेस्ट बनाना ये काफ़ी रिवाइज होता गया, ठीक है, वक्त के साथ साथ। 1904 की बात है, आप सोचो कितना पुराना, ठीक है, कितना पुराना हो गया, कम से कम 110 साल पुराना टेस्ट। तो अब उस टाइम मैनुअल नहीं बना था, पहला टेस्ट बना था, इतना अच्छा नहीं था, फिर और उसको रिवाइज किया गया। फिर 4 साल बाद 1908 में बिनेट एंड साइमन ने इसको रिवाइज किया, ठीक है। As the 1905 scale has been designed to diagnose children with significantly below average intelligence, many of the items of the test were very simple. क्यों? क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनसे बोला ही यही था कि आप हमको मेंटली रिटार्डेड बच्चों की इंटेलिजेंस को टेस्ट करना है, ठीक है, और हम फिर उनको स्पेशल एजुकेशन देना चाहते हैं। तो उन्होंने आइटम्स भी बहुत इजी रखे थे, टेस्ट के आइटम्स, जो मतलब टेस्ट के आइटम्स इन द सेंस क्वेश्चंस या जो भी आपने रखा है उसके अंदर, तो उसको टेस्ट आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये जो टेस्ट के आइटम्स है बहुत हमने सिंपल रखा है, ठीक है। सो इन 1908 वर्जन मेनी ऑफ द वेरी सिंपल आइटम्स वर ड्रॉप्ड एंड न्यू आइटम्स वर एडेड। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। So the major innovations of this later version was the introduction of the concept of mental level. अब यहाँ से आया था mental level। अभी IQ का टर्म नहीं यूज हुआ, IQ का टर्म बाद में यूज हुआ, ठीक है। यहाँ पे मेंटल लेवल आया कि हाँ लेवल्स भी होते हैं, कि 3 साल वाला बच्चे का लेवल 3 साल वाले बच्चे की तरह है या नहीं है, तो मेंटल लेवल का यहाँ से कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। So the test was standardized on about 300 children of 3 to 13 years of age. Standardize का मतलब वही है कि आप नॉर्म्स बना रहे हो, ठीक है, कि कितने एज ग्रुप के बच्चों के लिए किस तरीके से टेस्ट होगा। स्टैंडर्डाइज्ड में यही हम करते हैं कि पहले कुछ ग्रुप ऑफ पीपल पे टेस्ट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे नॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 300 बच्चों पे इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था। बिनेट एंड समेन अगेन उन्होंने अकॉर्डिंग टू द एज लेवल फिर उन्होंने अरेंज किए थे आइटम्स, ठीक है। और इसमें और क्या बताने का है, बाकी आप लोग पढ़ लेना इसको। ऑल द आइटम्स वर पास 80 to 90% ऑफ 3 year old वर प्लेस्ड इन अ 3 year लेवल, वही सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई, ठीक है। द स्कोरिंग सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ बेसल एज, ऑल द आइटम्स ऑफ दैट एज लेवल वर पास्ड बाय द चाइल्ड and the credit for partial years finally expressing the scores in terms of mental level। वही है कि 3 साल का बच्चा 3 साल के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर पा रहा है तो उसका मतलब वो एवरेज उसकी इंटेलिजेंस है, ठीक है। mental level of the child corresponds to the age normal children with whose performance he or she was equal। again जो मतलब ये पता कैसे चलेगा कि 3 साल वाले बच्चे का स्कोर 3 साल वाले बच्चों की तरह है या नहीं है, ऐसे ही पता चलता है कि जब देख रहे हैं 10 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल 3-3 साल के, अब आप देख रहे हो कि 9 बच्चे तो कर ही पा रहे हैं ये, तो उसका मतलब कि सही है, ये क्वेश्चंस जो हैं 3 साल वाले बच्चों के लिए ही हैं, बस एक नहीं कर पा रहा है, तो इससे समझ में आ जाता है, ठीक है। सो फिर बाद में क्या हुआ, इन वेरियस ट्रांसलेशन ऑफ द स्केल्स मेंटल लेवल को हमने फिर बाद में उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके मेंटल एज आ गया, ठीक है, मेंटल एज। देन मेंटल एज वॉज बीन कंपेयर्ड विद द क्रोनोलॉजिकल एज। ये भी आपको पता है IQ हम कैसे मेजर करते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये सब आप लोग लिख देना उसमें। फिर कैसे उसको करते हैं, एक 6 साल का बच्चा है तो उसका पहले हम मेंटल एज निकालेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द टेस्ट, वहाँ से निकलेगा। फिर क्रोनोलॉजिकल एज उसकी क्या है, 6 साल है, फिर उससे हम मल्टीप्लाई करके फिर उसका IQ का स्कोर आ जाएगा, ठीक है, ये सब हम करते हैं। Then more items were added to extend the scale up to the age of age group of 16 years। अब ये 16 साल तक के बच्चों के लिए बन गया था,
ठीक है। द अमेरिकन वर्जन ऑफ बिनेट-साइमन टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय टर्मन एंड मिलर। हाँ, ये भी पूछा जाता है कि इसका एक अमेरिकन वर्जन भी बना था। वहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस अमेरिकन लोगों को ही टारगेट करते थे, ठीक है, उनके कल्चर स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे। तो उसको किसने डिज़ाइन किया था? उसको किया था टर्मन और मेरिल ने, ठीक है ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1916 में। ये भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन इसको 100 से मल्टीप्लाई हम इसीलिए करते हैं ताकि फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, ठीक है। ये कैसे करते हैं वो भी देख लेना आप लोग। Then in fact intelligence testing is one of the major achievements of psychology in the 20th century. After the success of Binet-Simon scale, several tests of intelligence were developed and refined. पहला इनका था, फिर उसके बाद बहुत सारे आए, स्टैनफोर्ड भी आया और भी बहुत सारे हैं। तो अब इन्होंने कैटेगरीज दे दी, इन्होंने इन टेस्ट को, इंटेलिजेंस टेस्ट को कैटेगरीज दे दी, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, ठीक है ना। तो ये तो इस तरीके से है कि किस पे हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस पे हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट, ठीक है। फिर आपका नेचर कैसा होगा टेस्ट का, उस तरीके से अगर हम इसको कैटेगरीज देंगे तो या तो वर्बल, या तो नॉन वर्बल, या तो परफॉर्मेंस। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी आप लोगों को आनी चाहिए। किस पे एडमिनिस्टर करेंगे, या तो इंडिविजुअल पे करेंगे, इंडिविजुअली करेंगे, या तो हम ग्रुप पे करेंगे। नेचर कैसा होगा, या तो वर्बल एस्पेक्ट होगा, या तो नॉन वर्बल होगा, या तो परफॉर्मेंस होगा। ओके, तो अभी तक आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है? कोई डाउट? कहाँ पर दिया है? फिगर 5 भी है। अरे ये उन्होंने नंबर दे रखा है। हाँ हाँ हाँ, यस। ओके, सो इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूज इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। अब आप लोग देखो, एजुकेशनल सेटिंग में हम उसको यूज़ करेंगे, या हम ऑक्यूपेशनल पर्सनल सिलेक्शन में यूज़ हम करेंगे, राइट, और हम क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ करेंगे। तो ये आप लोग लिख देना, एजुकेशन में, ऑक्यूपेशनल में, या पर्सनल सिलेक्शन में, या आपका क्लिनिकल सेटिंग में, ठीक है। ये अब प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए एक टेस्ट की? सबसे पहला स्टैंडर्ड टेस्ट होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। सो क्या ज़रूरत है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और स्टैंडर्डाइजेशन को दोबारा से एक्सप्लेन करने की? आप लोगों को अब तक तो प्लीज़ आ जाना चाहिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और स्टैंडर्डाइजेशन। नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग देख लेना, ठीक है, मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ ये। नाउ द मेन टॉपिक कम्स हियर, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, पहला तो हमने स्केल पढ़ लिया, पहला था अल्फ्रेड बिनेट। अब उसमें ये भी लिखा था कि फिर इसके बाद से एक सिलसिला शुरू हो गया, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट की बाहर आ गई और सब लोग अपना अपना स्केल लेके आने लगे। तो उसके बाद जो आया वो था स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ठीक है। सो यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द बिनेट-साइमन स्केल। 1905 में वो बना, फिर उसका और रिविजन हुआ, फिर 1911 में आई थिंक उसका अमेरिकन एक ट्रांसलेशन आया। आई थिंक यही हुआ था ना, 1911 में एक्सपैंडेड टू इंक्लूड, अच्छा इंक्लूड करा था उन्होंने अडल्ट्स को, ठीक है। फिर द इंटायर स्केल वाज री स्टैंडर्डाइज्ड ऑन द अमेरिकन सैंपल। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, अमेरिकन सैंपल पे ये टेस्ट हुआ, ठीक है। अब ये किया किसने था, मैं ये देखूँ, ये है तो वही टेस्ट। स्टैनफोर्ड किसी का नाम नहीं है, स्टैनफोर्ड एक जगह का नाम है, ठीक है। स्टैनफोर्ड अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, उसका ये नाम है। अच्छा, किसने इसको ट्रांसलेट किया, किसने करा? टर्मन ने किया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना। तो ये वही स्केल है, पर इसका अमेरिकन वर्जन लेके आए थे टर्मन। इन्होंने 1000 बच्चों पे स्टैंडर्डाइज किया, जिसमें से 1000 चिल्ड्रन थे, और सॉरी 1400 लोगों पे इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया, रीस्टैंडर्डाइज किया। पहले से स्टैंडर्ड था, फिर उसको रीस्टैंडर्डाइज किया, क्योंकि इनको अमेरिकन वर्जन चाहिए था। तो इन्होंने 1000 बच्चे थे उसमें, और उसमें 400 अडल्ट थे, ठीक है। तो ये फिर इसका ये 5th वर्जन आया, आई थिंक ये 5th वर्जन है, ठीक है। 5th वर्जन में ये कब आया था? 2003 में, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को हिस्ट्री एक बार खुद से लास्ट में भी देखनी पड़ेगी, तो ये भी आप लोग देख लेना क्या क्या डेवलपमेंट्स आए, क्या क्या इसमें हमने ऐड ऑन किया,
ठीक है, कैसे उसको स्टैंडर्डाइज करते गए। तो ये एक बार देख लेना, जितना याद रहे उतना लिख देना एग्जाम में, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन फिर आपका आया, आई थिंक रिसेंट मॉडल यही है, स्टैनफोर्ड बिनेट, फिफ्थ मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस यही आई थिंक रिसेंट, ठीक है। तो उसका फिफ्थ एडिशन में क्या था, इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 10 सब टेस्ट और असेसिंग द इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब ये इसके अंदर 10 सब टेस्ट हैं, और कौन कौन से कॉग्निटिव फैक्टर्स को ये असेस कर रहा है, आपकी फ्लूइड रीजनिंग को, आपकी नॉलेज को, आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग को, आपकी विजुअल स्पेशल रीजनिंग को, और आपका वर्किंग मेमोरी को। तो इसके समझो दो दो टेस्ट होंगे, तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 10 सब टेस्ट, ठीक है। So the earlier version of SB were yielding a composite IQ, but the SB5 provides 3 IQ scores. अब यहाँ पे अभी तक आपने क्या देखा कि एक complete एक IQ मिल रहा था, but SB5 में चेंज ही यही आया था कि अब वो 3 IQ दे रहे थे। एक तो वर्बल पे आपका कितना स्कोर आया है ना, वर्बल जो एबिलिटीज हम चेक कर रहे हैं, जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात हो गई, या आपका नॉलेज की बात हो गई, ठीक है, या आपकी वर्किंग मेमोरी, या वर्किंग मेमोरी में तो नहीं आएगा आई गेस, ठीक है। तो जो वर्बल, जिसमें वर्बल आप कुछ भी अगर इंक्लूड कर रहे हो, लैंग्वेज को इंक्लूड कर रहे हो, जहाँ पे आपका बोलने का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका एक स्कोर, नॉन वर्बल उसका अलग स्कोर, और इन दोनों को कंबाइंड करके एक फुल स्कोर। तो इससे पता चलेगा कि वर्बल आईक्यू में कौन हाई है और नॉन वर्बल आईक्यू में कौन हाई है, या दोनों में कौन हाई है। तो 3 तरीके के SB5 में स्कोरिंग थी, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। और इवन उन्होंने 5 फैक्टर्स, जो ऊपर उन्होंने बात करी ना, 5 फैक्टर्स, फ्लूइड इंटेलिजेंस और आपका नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एक्सेट्रा, उनका सबका अलग अलग स्कोर था कि फ्लूइड रीजनिंग पे कितना स्कोर आया, नॉलेज पे कितना स्कोर आया, सिमिलरली और फैक्टर्स पे। तो ये इन्होंने फिर अलग कुछ नया लेके आए थे ये, ठीक है। सो द मीन एंड SD ऑफ ईच स्कोर आर द सेट ऑफ 100 and 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब मीन तो है 100, ठीक है, 100 एवरेज है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 15-15 का लिखा था, मतलब 100, फिर 115, फिर 130, फिर 145, इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट किया था, ठीक है। और कहाँ से शुरू हुआ था, 2 साल के बच्चों से इवन 85 ईयर्स तक के लोगों के ऊपर ये टेस्ट हम कर सकते हैं, ओके। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो भी है आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे इसके, और फिर क्या होगा, और फिर आपको लास्ट टाइम पे इसका रिवीजन करना होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टेस्ट बना, ये डिफरेंट टेस्ट था, ये था वेशलर का स्केल, ठीक है। ये सब सिखाया जाता है इंटर्नशिप वगैरह में, तो आप लोग प्लीज सीखना है इसको, लाइव देखना कैसे क्या होता है, ओके। सो वेशलर का टेस्ट, तो डेविड वेशलर डेवलप 3 स्केल्स, पहला अडल्ट्स के लिए, एक स्कूल चिल्ड्रन के लिए, और फिर प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए। सो ये क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ये क्या मेजर करने की कोशिश कर रहे थे, ये मेजर करने की कोशिश कर रहे थे जनरल इंटेलिजेंस, एट द सेम टाइम साइकेट्रिक डायग्नोसिस के लिए भी ये बहुत यूजफुल था। इसीलिए वेशलर काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये साइकेट्रिक डायग्नोसिस, कोई डिसऑर्डर है आपको, उसको भी स्केल जो है वो टेस्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे कि ब्रेन डैमेज हो गया, या साइकोटिक डेटोरिएशन हो गया, या कोई इमोशनल डिफ़िकल्टी है, ट्रबल है, या कोई इमोशनल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको भी वेशलर स्केल जो है टेस्ट कर लेता है। ही आर्ग्यूड that individuals' performance on different subtests should be analyzed in order to diagnose different psychiatric conditions. Therefore, his test contains several subtests for verbal as well as non-verbal domain. इनके अंदर इनका जो टेस्ट था वो भी non-verbal और verbal domains को चेक करता था, ठीक है। तो अब ये क्या करते थे, एक्चुअली इन्होंने क्रिटिसाइज किया था अल्फ्रेड बिनेट टेस्ट को, ठीक है। तो उन्होंने कुछ बताया था कि आपका जो टेस्ट है उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, मैं आपको कुछ नया देता हूँ। सो इनिशियली वेशलर वाज इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग अ स्केल टू मेजर इंटेलिजेंस इन अडल्ट्स। he went through the then available scales. He realized that in these tests, particularly in Stanford Binet, मैंने बताया ना, ये उसको क्रिटिसाइज करते थे। पहले वो सिर्फ अडल्ट्स पे करना चाह रहे थे चेक, फिर उन्होंने देखा कि अभी तक के जो स्केल्स बने हुए हैं उसमें गलतियाँ क्या क्या हैं। तो उन्होंने बोला कि जो टेस्ट के आइटम्स हैं वो सूटेबल ही नहीं हैं एडल्ट्स के लिए, या तो बहुत डिफ़िकल्ट है या तो बहुत इजी है, ठीक है। वर्बल एस्पेक्ट जो है, या वर्ड्स जो हैं,
उस पे ज़्यादा आपने फोकस कर दिया, बहुत ओवर एम्फेसाइज कर दिया। देन स्पीड ऑफ द परफॉर्मेंस वॉज एम्फेसाइज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ एक्यूरेसी। अब यहाँ पे ये ट्रायल एरर की बात ऊपर नहीं हो रही थी कि एक्यूरेटली कितना कर रहा है, फोकस किस पे चल रहा था कि कितनी जल्दी ये टेस्ट कर रहा है। तो उन्होंने ये भी बोला कि ये थोड़ी दिक्कत है आपके टेस्ट में स्टैनफोर्ड बिनेट के। देन मेंटल एज नॉर्म्स, जो उन्होंने बोला कि ये रेलेवेंट ही नहीं है अडल्ट टेस्टिंग के लिए। अडल्ट के लिए जो आपने नॉर्म्स बना रखे हैं, मेंटल एज के जो नॉर्म्स बना रखे हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी उन्होंने कमियां निकाल दी उनके टेस्ट में। अब उन्होंने बोला ठीक है, आपका जो टेस्ट था इसमें इतनी सारी गलतियां हैं, देखो अब मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा एक टेस्ट लेके आता हूँ जिसका नाम है वेशलर बिलेवे इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, तो इन्होंने अपने अपने टेस्ट की तारीफ करी। इन्होंने बोला कि हमारा जो टेस्ट है बिल्कुल स्पेसिफिकली अडल्ट्स के लिए है। हमने परफॉर्मेंस आइटम्स को ज़्यादा ऐड किया है ताकि वर्बल आइटम्स बैलेंस हो जाए। ठीक है, वर्बल और परफॉर्मेंस के आइटम्स बैलेंस हो जाए। ऐसा नहीं, ऊपर उन्होंने यही बोला था ना कि सिर्फ लैंग्वेज पे आपने फोकस किया है, वर्ड्स पे फोकस किया है, परफॉर्मेंस पे तो फोकस करा ही नहीं है। इसीलिए हमने परफॉर्मेंस के जो टूल्स हैं वो ज़्यादा डाल दिए। देन रिड्यूस द एम्फेसिस ऑन द स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि स्पीड पे हम इतना फोकस ना करके हम एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे कि कितने ट्रायल एरर में कितना एक स्टूडेंट जो है या जो भी अडल्ट है वो किस तरीके से टेस्ट दे पा रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम टेस्ट तो कर लेते हैं पर बिकॉज ऑफ द टाइम प्रेशर, टाइम लिमिट, हम प्रेशर में आ जाते हैं और फिर हम सही तरीके से नहीं कर पाते। अगर हमारे पास टाइम लिमिट होती है हम पूरा अपना फोकस्ड रहते हैं और आराम से वो टेस्ट को कर लेते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने और क्या एक काम किया बड़ा कि इन्होंने मेंटल एज को डेविएशन आईक्यू से रिप्लेस कर दिया कि कितना मीन से डेविएट कर रहा है आपका स्कोर। ठीक है, डेविएशन आईक्यू इज द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल कंपेयर टू हिज और हर एज मेट्स के एवरेज। अगर सबका सोचो कि अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आई थिंक 14 ईयर्स। ठीक है, तो 14 ईयर्स का 8th क्लास का बच्चा है तो उसका एवरेज इंटेलिजेंस हर किसी का 95 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेंटल एज। ठीक है, एवरेज जो स्कोर है वो 95 आ रहा है। ठीक है, मेंटल एज आ गई है, सॉरी मेंटल क्या बोलूँ मैं इसको, स्कोर आ गया एक, है ना, एवरेज स्कोर मीन आ गया ये हमारा। बट ये यहाँ पे इन्होंने डेविएशन रख दिया था कि कितना मीन से कितना डेविएट कर रहा है। जैसे कि किसी का फिर 115 आ रहा है या किसी का आ रहा है 75, है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली ये टेस्ट करते थे कि कितना दूर है मीन से अपने मेट से। जैसे सबका तो नॉर्मल एवरेज ये आ रहा 8th क्लास के बच्चों का, बट किसी का तो बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, किसी का बहुत कम आ रहा है। तो ये था। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला एक अपना अलग फॉर्मूला था, इसको कहते थे एक्चुअल स्कोर क्या है। आप समझ रहे हो एक्चुअल स्कोर क्या है, मतलब 95 है और एक्सपेक्टेड मीन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड करी थी। सॉरी, अटेन्ड स्कोर है यहाँ पे कि कितना उस बच्चे ने अटेन किया है, कितना उस बच्चे का स्कोर आया है और एक्सपेक्टेड कितना था। जैसे कि 75 आया बच्चे का स्कोर और हमारा एक्सपेक्टेड था 95। तो इस तरीके से ये टेस्ट करते थे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी वेशलर के स्केल की। और फिर 1955 में ये अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल उन्होंने रिवाइज किया। ठीक है, कीपिंग द बेसिक पैटर्न द सेम इन टर्म्स ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट। फिर 1945 में इन्होंने बच्चों के लिए भी बनाया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पूरा चेंज होता गया। फिर उन्होंने प्री स्कूल के लिए भी बनाया। तो ये आप लोगों को एक बार पढ़ना पड़ेगा कि कितना कब कब इनके अंदर कब कब रिविजन्स हुए और किस किस एज ग्रुप के लिए हुए। ओके, तो ये आप लोग देख लेना। अब देखो इन्होंने एक पूरा दिया, एक तो ये फुल स्कोर मतलब ये सब कुछ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, और एक वर्बल का स्कोर और एक परफॉर्मेंस का। ठीक है, तो वर्बल में ये सब आएगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन में आप कितने अच्छे हो, वर्किंग मेमोरी आपकी कितनी अच्छी है, और परफॉर्मेंस में परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स एक होता है, तो सब आप लोग आगे सीखोगे। और प्रोसेसिंग स्पीड आपकी कितनी है वो परफॉर्मेंस में आता है। और फिर ये इसके अंदर देखो ये सारी चीज़ें इंक्लूड भी करी हैं इन्होंने। वर्बल के अंदर वोकैबुलरी आ रही है, सिमिलैरिटी आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, वर्किंग मेमोरी, अरिथमेटिक, डिजिट स्पैन, लेटर नंबर, सीक्वेंसिंग। और इसमें आ रहा है परफॉर्मेंस में पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिज़ाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग, और प्रोसेसिंग में डिजिट सिंबल कोडिंग और सिंबल सर्च। तो आप लोग जब ये टेस्ट सीखोगे ना, जब लाइव देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या डिजिट सिंबल कोडिंग है, क्या सिंबल सर्च है। अभी मेरे पास टूल्स तो नहीं है तो मैं इतना टाइम भी नहीं दे सकती कि मैं एक एक चीज़ को समझाऊँ यहाँ, क्योंकि जब सामने होगा तभी तो समझा पाओगे। ठीक है ना।
तो ये हो गया। जनरल फीचर्स क्या थे वेशलर के टेस्ट के, ठीक है, कि उनके 3 स्केल्स थे, ये सब उनके नंबर्स हैं, नाम उन्होंने दे रखे थे। ऑल हैव सेम कोर सब टेस्ट, उसमें वोकेबुलरी आ रही थी, इंफॉर्मेशन आ रही थी, सिंबल सर्च आ रहा था, वो ब्लॉक डिज़ाइन आ रहा था, मैट्रिक रीजनिंग आ रही थी एंड एक्सेट्रा। तो ये एक फीचर्स थे कि उनके सारे टेस्ट में जो सब टेस्ट थे वो सेम थे, ठीक है। और मल्टी सब टेस्ट अप्रोच एनेबल द एग्जामिनर टू मेक द इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस of the strength and weaknesses of the individual rather than just compute a single global score। वही जैसे ऊपर मैंने बात करी थी ना कि कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो वर्बल पे बहुत हाई है, कोई ऐसा बच्चा होगा जो परफॉर्मेंस पे बहुत हाई है, तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ ये है और इसकी वीकनेस ये है, ठीक है। इंटर इंडिविजुअल एक एनालिसिस हम कर सकते हैं। और क्या फीचर है, verbal and a performance subtest constitute the verbal and performance scale respectively। ये अगेन वही सेम चीज रिपीट हो रही है कि दोनों के अलग अलग स्केल थे, ठीक है। और अ कॉमन मेट्रिक फॉर IQ एंड इंडेक्स स्कोर नेमली वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, और ये सब उनका मेन था 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने 15 रखा था। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। फिर आया आपका कॉफमैन स्केल। तो ये हम लोग कल स्टार्ट करें, 2 बचे हैं आई थिंक, एक ही बार पढ़ेंगे तो ये आपके इंडिविजुअल टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक और पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल टेस्ट में अगर आपको 3 टेस्ट आ गए दैट्स इट, ठीक है। और ग्रुप टेस्ट की बात करेंगे फिर, ग्रुप टेस्ट में क्या क्या होता है और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और फिर वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट और कल्चर फेयर टेस्ट है, काफ़ी कुछ है अभी इसमें, 2 सेशन है आई थिंक। हाँ 2 सेशन में कल ये कंप्लीट हो जाएगा 5th यूनिट हमारा। फाइन, देन 6th यूनिट में क्या है, 6th यूनिट में है एप्टीट्यूड, ठीक है, ये भी हो जाएगा। आई थिंक ये एक ही दिन का है तो एक ही दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हमारा 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, परसों आई ट्राई कि 6th यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो जाए।